नमस्ते मित्रों और साइक्लोन सेंट्रल में आपका स्वागत है। आज हम प्री मानसून सीजन चक्रवात 2024 पर धमाकेदार बातचीत करने वाले हैं। हम जानेंगे कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में इन तूफानी मेहमानों का स्वागत कैसे होगा। इस रोमांचक सफर में हम पिछले 20 सालों के चक्रवाती इतिहास को खंगालेंगे और देखेंगे कि इन तूफानों ने कहां-कहां अपना जलवा दिखाया है। चक्रवातों के जन्म के पीछे छिपे मौसमी रहस्यों को उजागर करेंगे। भविष्यवाणी किए गए चक्रवातों को उनके ऐतिहासिक समकक्षों से मिलाकर उनकी तीव्रता का अंदाजा लगाएंगे। मानसून से पहले और बाद में कितने चक्रवातों का आगमन संभावित है, इसका गणित लगाएंगे। संभावित चक्रवातों के ठिकाने और उनके संभावित प्रभावों का पता लगाएंगे। ये जानकारी आपको प्री मानसून चक्रवातों से जुड़े खतरों से अवगत कराएगी और आपको आवश्यक तैयारी करने में मदद करेगी। ध्यान दें, ये जानकारी मौजूदा आंकड़ों और पूर्वानुमानों पर आधारित है। वास्तविक मौसम भिन्न हो सकता है। नवीनतम अपडेट और चेतावनी के लिए अपने स्थानीय मौसम विभाग से जुड़े रहें। तो चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक वीडियो। साल 2000 के पहले चक्रवाती तूफान के बारे में जानते हैं। ये मार्च के अंत की बात है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी हिस्से में अचानक से हवाओं का एक बड़ा झोंका बन गया। ये हवा का झोंका धीरे धीरे उत्तर की तरफ बढ़ने लगा। 27 मार्च को इस हवा के झोंके में एक निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन गया, जिसे मौसम विभाग ने चक्रवात घोषित कर दिया। ये चक्रवात थोड़ा उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ा, लेकिन ज्यादा तेज नहीं हुआ। फिर भी 29 मार्च को इसे एक चक्रवाती तूफान में बदलते हुए देखा गया। मगर हवाओं का रुख बदलने से ये तूफान कमजोर पड़ने लगा और कुछ ही समय में बिखर गया। ये मार्च में आने वाले चक्रवातों में से एक अनोखा मामला था। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक ये तूफान बंगाल की खाड़ी में ही खत्म हो गया, लेकिन कुछ जानकारों का मानना है कि ये फिर से मजबूत हुआ और चेन्नई और पौंडीचेरी के बीच भारत के दक्षिण पूर्वी तट से टकराया होगा। 2001 की बात करें तो सीजन की शुरुआत ही धमाकेदार रही। मई के मध्य में सोमालिया के पास समुद्र में एक तूफान बना। कुछ दिनों में ये मजबूत होता गया और 21 मई को आंधी में बदल गया। ये तेजी से पूरब की तरफ बढ़ा, लेकिन किस्मत से तूफान भारत की जमीन से टकराने से बच गया। दरअसल समुद्र में हवा के एक खास दबाव की वजह से ये उत्तर की तरफ मुड़ गया। ये बहुत ही भयानक तूफान था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी रफ्तार 215 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई थी। उस वक्त ये अरब सागर में बना हुआ अब तक का सबसे ताकतवर तूफान था। हालांकि कुछ साल बाद 2007 में आए गोनू चक्रवात ने इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। गौर करने वाली बात यह है कि ये तूफान समुद्र में ही कमजोर पड़ गया और गुजरात के तट तक पहुंचने से पहले ही एक कम दबाव के क्षेत्र में बदल गया। चलिए अब 2002 के सीजन की बात करते हैं। ये सीजन बाकी सीजन के मुकाबले थोड़ा शांत रहा। आमतौर पर मई और नवंबर में ज्यादा तूफान आते हैं, लेकिन 2002 में ऐसा नहीं हुआ। गौर करने वाली बात यह है कि जुलाई से सितंबर मानसून के पूरे महीनों में इस साल कोई भी तूफान नहीं बना। ये पहली बार हुआ था कि मानसून के दौरान कोई चक्रवाती गतिविधि नहीं देखी गई। आपको याद होगा कि भारत के आसपास दो समुद्र हैं, बंगाल की खाड़ी जो पूर्व में है और अरब सागर जो पश्चिम में है। आमतौर पर हर साल इन दोनों समुद्रों में 4 से 6 तूफान बनते हैं, लेकिन 2002 में सिर्फ 7 निम्न वायुदाब के क्षेत्र बने और उनमें से 4 ही चक्रवाती तूफान में बदले। साल 2003 का पहला चक्रवात मई के शुरुआत में बंगाल की खाड़ी में बना था। ये मानसून की वजह से बना था। कुछ ही दिनों में ये एक भयानक तूफान में बदल गया। इसकी रफ्तार 140 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई। ये तूफान पहले उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ा, लेकिन बाद में धीरे धीरे उत्तर और फिर पूर्व की तरफ मुड़ गया। इस दौरान हवाओं के तेजी से बदलने से ये कमजोर पड़ गया, मगर फिर से ताकतवर होकर 19 मई को म्यांमार में जाकर रुका। इसके बाद जमीन पर ही कुछ ही समय में ये पूरी तरह खत्म हो गया। ये तूफान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बारिश लेकर आया। हालांकि ये श्रीलंका से करीब 700 किलोमीटर दूर ही रहा, लेकिन वहां भी इस वजह से काफी तेज बारिश हुई। पहाड़ी इलाकों में तो बहुत ज्यादा बारिश हुई। एक जगह पर तो सिर्फ 18 घंटों में 366 मिलीमीटर बारिश हो गई। 2004 के सीजन का दूसरा तूफान मई के मध्य में बंगाल की खाड़ी में बना। उस वक्त हवा का रुख अनुकूल था और मानसून की वजह से ये तेजी से ताकतवर होता गया। धीरे धीरे ये उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ने लगा। जमीन के नजदीक आते ही इसके बीचों बीच एक स्पष्ट आंक का निर्माण हुआ, जो बताता है कि ये बहुत ताकतवर तूफान बन चुका है। 19 मई को ये म्यांमार के उत्तर पश्चिमी इलाके सिटवे के पास जमीन से टकराया। उस वक्त इसकी रफ्तार करीब 165 किलोमीटर प्रति घंटा आंकी गई थी। जमीन पर पहुंचते ही ये कमजोर पड़ गया, लेकिन इसकी वजह से उत्तरी थाईलैंड और चीन के यूनान प्रांत में बारिश हुई। 2006 के सीजन की बात करें तो अप्रैल के मध्य में बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी इलाके और अंडमान सागर में एक तूफान बनना शुरू हुआ।
कुछ दिनों में ये एकत्रित होता गया और 24 अप्रैल को इसे निम्न वायुदाब क्षेत्र का नाम दिया गया। हवाओं के कम रुख वाले इलाके में होने की वजह से ये धीरे धीरे उत्तर की तरफ बढ़ता गया और धीरे धीरे ताकतवर होता गया। अगले दिन इसकी रफ्तार इतनी बढ़ गई कि इसे माला नाम दिया गया। 27 अप्रैल को स्थितियां और अनुकूल हो गईं और फिर बहुत तेजी से यह भयंकर चक्रवात में बदल गया। 28 अप्रैल की सुबह तक इसकी रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटा आंकी गई और हवा का दबाव भी काफी कम हो गया। कुछ जानकारों के मुताबिक ये और भी ज्यादा ताकतवर था। 29 अप्रैल को म्यांमार के रखाइन इलाके में ये जमीन से टकराया और इसके बाद तेजी से कमजोर पड़ गया। 2007 का सीजन याद होगा जब गोनू नाम का एक बेहद ताकतवर तूफान बना। ये 1 जून को अरब सागर के पूर्वी इलाके में बना। ऊपर के वातावरण और समुद्र की सतह के गर्म तापमान की वजह से ये बहुत तेजी से विकसित हुआ। भारत मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक 3 जून को इसकी रफ्तार 240 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई। लेकिन जैसे ही ये शुष्क हवा और ठंडे पानी के संपर्क में आया, ये कमजोर पड़ने लगा। 5 जून की देर रात ये ओमान के सबसे पूर्वी छोर पर जमीन से टकराया। गोनू अरब सागर में अब तक का सबसे ताकतवर चक्रवात था। आमतौर पर इस इलाके में तूफान छोटे ही होते हैं और जल्दी खत्म हो जाते हैं, लिहाजा गोनू जैसा भीषण चक्रवात यहां बहुत कम ही बनता है। 2008 में भी अप्रैल के अंत में बंगाल की खाड़ी में एक खतरनाक तूफान आया था। इसका नाम नरगिस रखा गया। ये इसलिए बना क्योंकि उस वक्त हवा का रुख काफी कम था और समुद्र की सतह का तापमान बहुत ज्यादा था। 28 अप्रैल को यह चक्रवाती तूफान में बदल गया। कुछ ही दिनों में यह बहुत ताकतवर हो गया। इसकी रफ्तार 165 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई। 2 मई को यह म्यांमार के दक्षिणी इलाके में पहुंचा और वहां भारी तबाही मचाई। 2009 में मई के अंत में एला नाम का एक तूफान आया था। यह कोलकाता से करीब 500 किलोमीटर दक्षिण में बना था। शुरुआत में यह असंगठित था, लेकिन धीरे धीरे मजबूत होता गया। 22 मई तक यह इतना ताकतवर हो गया कि इसे चक्रवाती तूफान घोषित कर दिया गया। 25 मई को यह पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप के पास भारत में दाखिल हुआ और काफी बारिश हुई। 2010 में मई के मध्य में बंगाल की खाड़ी में लैला नाम का एक चक्रवाती तूफान बना। करीब 1 हफ्ते तक यह विकसित होता रहा और 19 मई को यह बहुत ताकतवर तूफान बन गया। 20 मई को यह आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में बापटला के पास पहुंचा और वहां कुछ नुकसान हुआ। इसके बाद यह कमजोर पड़ता गया और 21 मई को पूरी तरह खत्म हो गया। इसी साल मई के अंत में एक और तूफान बना, जिसे फेट नाम दिया गया। यह पश्चिमी भारत में मुंबई के करीब बना था। ये मानसून की वजह से बना था और शुरुआत में हवाओं का रुख इसकी गतिविधि को कमजोर कर रहा था। 31 मई को इसे निम्न वायुदाब क्षेत्र का नाम दिया गया, मगर अगले ही दिन ये तेजी से विकसित हुआ और चक्रवाती तूफान बन गया। जून की शुरुआत तक ये बहुत भयंकर चक्रवाती तूफान में बदल गया। करीब 1 हफ्ते तक ये चलता रहा और फिर ओमान की खाड़ी के रास्ते कमजोर पड़ता गया। 7 जून तक ये पूरी तरह खत्म हो गया। 2011 से 2016 के बीच कोई भीषण चक्रवात नहीं आया। सिर्फ कुछ कमजोर निम्न वायुदाब क्षेत्र और गहरे निम्न वायुदाब क्षेत्र ही मानसून से पहले बने। लेकिन 2017 में मोरा तूफान आया। ये मई के अंत में बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में बना था और तेजी से विकसित हुआ। ये चक्रवाती तूफान बन गया और बांग्लादेश के चटगांव के पास तट से टकराया। जमीन से टकराने के बाद ये कमजोर पड़ गया। 2018 में मई के मध्य में एक तूफान आया था, जिसे मेकुनू नाम दिया गया। ये मालदीव के उत्तर पश्चिम में बना और धीरे धीरे मजबूत होता गया। करीब 2 दिन में ये एक चक्रवाती तूफान में बदल गया। गर्म समुद्र के पानी और कम हवा के रुख की वजह से ये और भी ताकतवर होता गया। अंत तक ये एक बहुत ही भयंकर चक्रवाती तूफान में बदल गया। इसकी रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटा आंकी गई। 2019 में मई की शुरुआत में फनी नाम का एक बेहद खतरनाक तूफान आया था। ये सुमात्रा के पश्चिम में बना था और धीरे धीरे उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ा। कुछ ही दिनों में ये चक्रवाती तूफान में बदल गया, लेकिन हवाओं के रुख की वजह से इसकी रफ्तार धीमी थी। 29 अप्रैल को ये एक भयंकर चक्रवाती तूफान बन गया और फिर 30 अप्रैल को ये बहुत ही भयंकर चक्रवाती तूफान में बदल गया। इसकी रफ्तार 280 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई, जो इसे सबसे खतरनाक चक्रवातों में से एक बना देता है। 3 मई को ये ओडिशा के पुरी में जमीन से टकराया और काफी तबाही मचाई। इसके बाद ये कमजोर पड़ता गया और 4 मई को बांग्लादेश में पहुंचने के बाद पूरी तरह खत्म हो गया। 2020 में मई के मध्य में अम्फान नाम का एक सुपर चक्रवाती तूफान आया था। ये बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में बना था और श्रीलंका तथा दक्षिण भारत में भारी बारिश लेकर आया। कुछ ही घंटों में ये एक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया और बहुत तेजी से विकसित हुआ।
20 मई को यह पश्चिम बंगाल के बागखाली के पास जमीन से टकराया और काफी तबाही मचाई। इसके बाद ये कमजोर पड़ता गया और अगले दिन पूरी तरह खत्म हो गया। तो चलिए अब इस चक्रवात भविष्यवाणी वाली तस्वीर पर नजर डालते हैं। मैंने पिछले 20 सालों में आए चक्रवातों के रास्तों को ध्यान में रखते हुए ये नक्शा बनाया है। इस नक्शे में आप देख सकते हैं कि लाल रंग के क्षेत्र, इन इलाकों में इस बार चक्रवात आने की बहुत ज्यादा संभावना है। पीले रंग के क्षेत्र, इन इलाकों में भी चक्रवात आने की संभावना है, लेकिन ये लाल इलाकों से थोड़ी कम है। बता दें कि इस नक्शे की सटीकता लगभग 80% है, लेकिन याद रखना जरूरी है कि चक्रवातों का रास्ता पूरी तरह से अप्रत्याशित होता है। ये कभी भी अपना रास्ता बदल सकते हैं, इसलिए ये नक्शा आपको सिर्फ एक अंदाजा देता है कि इस बार चक्रवात कहां बन सकते हैं। सबसे ताज़ा जानकारी और चेतावनियों के लिए अपने स्थानीय मौसम विभाग से जुड़े रहें। उनकी सलाह का पालन करना ही सबसे जरूरी है। तो दोस्तों, ये था प्री मानसून चक्रवातों का हमारा स्पेशल वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप चक्रवातों की दुनिया के बारे में और जानना चाहते हैं या आने वाले समय में मौसम से जुड़े अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारा चैनल साइक्लोन सेंट्रल जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे एक लाइक देना न भूलें। याद रखें, चक्रवातों के मामले में सतर्क रहना बेहद जरूरी है। अपने आसपास के मौसम विभाग की चेतावनियों और अपडेट्स पर हमेशा नजर रखें। उनकी सलाह का पालन करके ही आप खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहें।